मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। ऊपर पॉलिटिकल एलीट एक्सपोज हुई। इस सियासी अशराफिया ने हमेशा से अपना जो सियासी असर रसूख है उसे हमेशा इस्तेमाल किया, सबसे पहले तो अपना दिफा करने के लिए, चाहे वो NRO की सूरत में हो या किसी डील की सूरत में हो, और दूसरा अगर वो पकड़े जाएं तो एक बयानिया गढ़ने के लिए कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। हम NRO की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस को रोकने की बात करते हैं। ब्रॉडशीट के अंदर क्या हुआ, ब्रॉडशीट किसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो किन लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उनकी किन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। जो वो लोग हैं वो कौन लोग हैं? वो जो 200 लोगों का एक लिस्ट थी वो इमरान खान साहब ने या शहजाद अकबर ने तो नहीं किसी को दी। तो जब भी कोई डील हुई या किसी को रोका गया इन्वेस्टिगेशन से या कोई NR हुआ तो उसका बेनिफिशरी कौन था? दो जमातें इसके बेनिफिशरी, वो पीपल्स पार्टी थी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क नहीं है। अब एक ही नजरिया है लूट मार का और एक ही तरीका वारदात है दोनों जमातों का, और इसी स्टेटस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगे तोड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ कंवर। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर अली आसराना साहब, फैसल हुसैन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब भी आज के पैनल का हिस्सा हैं, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब और शकीर अंजुम साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे ब्रॉडशीट के इंकशाफात की। तो आजकल ब्रॉडशीट स्कैंडल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है। बैरून मुल्क असासों की तहकीकात के लिए सन 2000 में ब्रॉडशीट कंपनी को मुख्तलिफ औकात में 200 पाकिस्तानियों की तकरीबन फहरिस्तें दी गई, जिनमें शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान समेत कई अहम सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात के नाम शामिल हैं। लेकिन शरीफ खानदान पर रिश्वत के इल्जामात के बाद हुकूमत और नून लीग आमने सामने हैं और एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हुकूमत ने ब्रॉडशीट के मामले पर कमेटी भी बना दी है और नून लीग की करप्शन को बेनकाब करने का फैसला किया है। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ट्विटर पर इजहार ख्याल करते हुए लिखा है कि हुक्मरान अशराफिया ने करप्शन से दौलत इकट्ठी की, उसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल किया और बाद में सियासी असर रसूख से NRO हासिल कर लिया। अशराफिया की करप्शन को पनामा पेपर्स के बाद ब्रॉडशीट ने भी बड़े पैमाने पर बेनकाब कर दिया है। उन्होंने लिखा कि ब्रॉडशीट के इंकशाफात मेरे गुज़श्ता 24 साला मौक़िफ़ की तायद कर दी गई है। हम मनी लॉन्ड्रिंग और तहकीकात रुकवाने वालों का पता चलाएंगे। इस पर नून लीग का भी रद्द-ए-अमल आया। मरियम औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया है कि ब्रॉडशीट कंपनी ने से नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने कंपनी से नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाने के लिए कहा है और इस हवाले से शहजाद अकबर ने मुलाकातें भी की हैं। इसी मुनासिबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। आमिर अली आसराना साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अब जिस तरह की सूरत हाल सामने नज़र आ रही है, सवाल यह है, क्या ब्रॉडशीट तहकीकात आपके ख्याल में अपोजिशन की, नून लीग की साख को मुतासिर कर सकती है? अगर तहकीकात हों, ब्रॉडशीट कर ले वज़ीर आज़म के कहने पे और कुछ निकल आए तो हुकूमत की साख तो बहुत अच्छी हो जाएगी। पहली बात तो ये है। और इसके लिए ये जो ट्वीट पे पैगाम है वो तो नहीं दिया जाता। आपको जनरल मुशर्रफ के टाइम की तरह मुआहदा करना पड़ेगा, जाके साइन करना पड़ेगा, पैसों की ऑफ़र करनी पड़ेगी कि आप कमीशन देंगे या फ़ीस देंगे, क्योंकि कमीशन होता है कि आपको प्रॉपर्टी मिल गई, आपने ढूंढ ली, तो जैसे पहले ब्रॉडशीट को कहा गया था कि 20% आपको देंगे। जनरल मुशर्रफ ने मुआहदा कर लिया नवाज शरीफ से, जनरल मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी से, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो थी, मुआहदा कर लिया, NRO दे दिया, ख़त्म हो गई बात। तो इनको सबसे पहले जनरल मुशर्रफ को कटहरे में ले आना चाहिए। मतलब ये तो सबको पकड़ रहे हैं ना, तो शहजाद अकबर साहब को चाहिए कि जनरल अमजद को भी बुला लें, जनरल उसको मुशर्रफ को भी बुला लें। उस टाइम के सारे जो, चूँकि जनरल अमजद, जनरल मुनीर हफीज़, इन लोगों ने जाके बयान भी दिए, ब्रॉडशीट के खिलाफ जाके बयान दिए, जबकि जो प्रोसिक्यूटर थे जनरल अमजद के साथ उन्होंने जाके नैब के खिलाफ बयान दिया और उन्होंने इस ब्रॉडशीट से मुआहदा भी किया था। अब बात यह है कि नवाज शरीफ को पकड़ना है, जिस करप्ट को पकड़ना है पकड़ के लाएं। हम भी तो यही मुतालबा कर रहे हैं ना बार बार, जब हम कहते हैं वज़ीर आज़म से कि जी आपकी पॉलिटिकल कंपल्शंस कुछ और हैं और हुकूमत की कुछ और हैं। आप बयानियां रखें करप्शन के खिलाफ और जिसने किया डट के पकड़े, उन्होंने सजाएं दिलवाएं, कोई आपको नहीं पूछेगा। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आप सबको ड्यू रिस्पेक्ट दें, जो आ चुका है, जब तक सजाएं फाइनल नहीं होती, उनको सजा नहीं मिल जाती, तो आप उसको तो उज़्वे मुअत्तल ना बनाए ना पार्लियामेंट को। आपको अपना काम करना चाहिए। आपको 2 बयान मिल गए,
क्या 2012 में जो रिश्वत दी, मैंने कल भी बात कही थी, जब 2012 की रिश्वत हो रही है, 2003 में केस ब्रॉडशीट पे उसी हुकूमत ने खत्म कर दिया जिन्होंने जाके इनको एप्लीकेशन दी थी। तो उन 200 नामों को आप पब्लिक करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हो सकता है आपको हुकूमत की कैबिनेट में कुछ लोगों के नाम मिल जाएं जो उन 200 में भी शामिल थे और वो अगले 200 में भी शामिल होंगे, क्योंकि इनके पास ये नाम नहीं ले रहे। जिन साहब का मैंने कल किया था नाम के जी ट्वीट कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ व्हाट्सएप पे हैं और वो बताते हैं चीनी की कीमत बढ़ जाएगी। इन लोगों ने उनके खिलाफ भी किया कि जी उनके भी ऑफशोर कोई मिलियन पाउंड्स हमें मिले हैं, तो वो तो पब्लिक में नहीं हुए। तो लाएं ताकि चीजों को क्लियर करें। भाई जो चोर है, जो करप्ट है, जिसने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, उसको साबित करें, उसे सजा दिलाएं। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप बुरा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम करें सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के। आज जैसे ये मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को अच्छी मुस्तहकम रैंकिंग दी है और साथ ये कहा है कि जी इस साल शरह नमू 1.5% पे चली जाएगी। बहुत अच्छी बात है। कोरोना की वजह से या इनके IMF पे लेट जाने से आप हो गए थे 0 पे, माइनस पे चले गए। तो अब आप 5.8 पे तो नहीं ना जा सकते, अभी तो ऐसे हालात नहीं है। चलें आप माइनस से 1.5 पे, वो आपके लिए कुछ कह रहे हैं कि शायद आप अच्छा कर लेंगे। हम नहीं कह रहे कि जी इससे महंगाई आप काबू नहीं कर रहे, क्योंकि इन सब गेमिक्स के नतीजे में आम आदमी को क्या रिलीफ मिल रहा है ये बता दें। नवाज शरीफ को सजा हो जाए, आसिफ अली जरदारी को सजा हो जाए और आम आदमी की जेब से हर चीज निकल जाए, उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसको फर्क पड़ेगा कि भाई मुझे आपने क्या दिया। जब आप उनके खिलाफ जा रहे हैं, मेरे लिए भी तो रिलीफ लाए ना। तो ये रिलीफ सजा की सूरत में भी दिलवा दें। लूटे हुए पैसे जो ये कह रहे हैं वो लेके आ जाए। सारी कौम कहेगी जी इमरान खान वाह वाह, कोई भी नहीं कहेगा कि जी आपने बुरा काम किया। आप फिर ओपन करें 200 नाम भी। क्यों आप कहते हैं कि जी किसने नाम दिए 200? भाई आपको एहतसाब के आप एडवाइजर हैं, आपके पास लिस्ट मौजूद है, जहां से गई है वो लिस्ट उठाएं और उसको अभी ट्वीट कर दें, सॉरी अटैचमेंट में लगा दें, ईमेल कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। आपको कोई बंदा नहीं रोकेगा कि जी इन सब को जो हुक्मरान इशराफिया आप कहते हैं वो सारी की सारी हर कैबिनेट में मौजूद होती है, तो पकड़ के लंबा डाल दें, करें क्लियर। सही, बिल्कुल सही बात है। आप उन लोगों को फिर सामने लाएं और वैसे भी आवाम को तो फिर उन चीज़ों से मतलब है कि आपने कितनी महंगाई को ख़त्म कर दिया, कौन सी चीज़ें सस्ती हैं जो आम लोगों की पहुंच में हैं या नहीं है। जी हाफिज ताहिर साहब, आपके ख्याल में ब्रॉडशीट तहकीकात जो हैं वो अपोजिशन की साख को मुतासिर कर सकती है? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो बड़ी बातें और भी गर्दिश कर रही हैं। CEO का एक क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ है जिसमें वो नैब पर भी बात कर रहे हैं, शहजाद अकबर साहब को भी कह रहे हैं कि इनको भी जवाब दे होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करीम। गुजारिश ये है जी कि ये जो करप्शन का मामला है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान है वो जानती है कि किसने क्या हुआ है इस कौम के साथ। वो मख्फी चीज नहीं है, वो वक्तन फवक्तन चीजें जाहिर होती रहती हैं, कभी ज्यादा कभी कम। मसला वही है जिसकी तरफ हमारे लिहाज राना साहब कह रहे हैं कि उन लोगों को जिन्होंने ये जी हाफिज ताहिर साहब, आपकी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जी अयाज खान साहब, इमरान खान साहब के ट्वीट से तो लगता है कि बहुत उन्हें खुशी हुई है और वो जैसे लगता है ना कि कोई जाते जाते अचानक को बहुत बड़ा ख़जाना हाथ लग जाता है, वो तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी तक हम मीडिया में वॉर देख रहे हैं, वो चाहे सोशल मीडिया पे हो या रवायती मीडिया पे हो, उस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सूरत में। असल वॉर तो वही है, वो मैं कहता हूँ, राना साहब कहते हैं 200 लोग, मैं कहता हूँ 200 लोगों को भी छोड़ दें, एक साइड पे कर दें। आपका सबसे बड़ा दुश्मन नवाज शरीफ है, शरीफ ख़ानदान है, चलें बिस्मिल्लाह करें। ब्रॉडशीट के पास अगर सबूत हैं, जो पहले दिन वो हमारे सामने आया था कि जी सिर्फ UK में वो एवन फील्ड वो नहीं है फ्लैट्स, और भी बहुत सी पूरी दुनिया में इनकी जायदादें हैं, तो चलें मुआहदा करें। देर क्यों कर रहे हैं आप? आपका तो जाहिर है बयानिया सारा सुपरहिट हो जाएगा, वो फिल्म लोग तालियां बजाएंगे खड़े होके कि क्या कमाल फिल्म बन गई है। और वो शायद फिर किसी अदालत की तरफ से उतरवानी पड़े, जैसे मौला जाट उतरती नहीं थी तो फिर अदालत जाना पड़ा था और उसके बाद वो फिल्म रुकवानी पड़ी थी। तो इस तरह का कोई सीन बन जाएगा और कमाल हो जाएगा। तो देर नहीं करनी चाहिए अब प्राइम मिनिस्टर साहब को, फौरी तौर पे ब्रॉडशीट से बैठ के शहजाद अकबर साहब को या किसी और को वहाँ भिजवा देना चाहिए, उनसे बैठ के डील कर लेनी चाहिए, मुआहदा कर लेना चाहिए। और बेहतर ये है कि फ़ीस तो मेरे ख्याल होगी नहीं, पैसा बड़े कम है पहले ही, तो कमीशन तो दिया जा सकता है ना।
तो कमीशन पे डील कर लें, उनसे कहें जी आप सबूत, पक्के सबूतों के साथ ये हमें प्रॉपर्टीज ढूंढ के दे दें, इतने % हम आपको दे देंगे, आप भी खुश, हम भी खुश, और ये कौम भी बड़ी खुश हो जाएगी। हाफिज साहब कह रहे हैं कि सब जानते हैं करप्शन, जाहिर है करप्शन तो हुई है, ये मुल्क ऐसे ही इस हाल तक नहीं पहुंचा और बहुत बड़े पैमाने पे हुई है, लेकिन अब पकड़ने का वक्त है ना। और आपने दावा किया था कि हम पकड़ के दिखाएंगे, तो हम तो आपके पीछे खड़े होंगे, आपके दस्तो बाजू बनेंगे। चलें, बिस्मिल्लाह करें, लाएं पैसा इस मुल्क का, ताकि हम भी सुख का सांस ले लें, शायद हमें भी कोई बिजली के बिल कम देने पड़े या कुछ चीज़ें सस्ती हो जाएं और सुकून से हम कुछ ज़िंदगी गुजार लें। वरना अगर मीडिया में लड़ाई लड़नी है तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। जी हाफिज तारिक साहब, आप कंप्लीट कीजिएगा प्लीज़। जी, मैंने गुजारिश किया कि असल मामला जो है वो है एक निज़ाम अदल का भी। आप अल्लाह करे कि सेनेट के अंदर कुछ अक्सरियत मिल जाए जब मौजूदा हुक्मरान जमात को, और जो वो करप्शन के हवाले से तरमीम लाना चाहते हैं, कुछ चीजें करना चाहते हैं, वगरना यहाँ पर तो एक एक मुकदमे में 200 300 तारीखें पड़ती हैं और सर्टिफिकेट आ जाता है कि बीमार हैं और अस्पताल में है, तो 12-12 साल मुकदमात चलते हैं और उसके बाद फिर एनआरओ हो जाता है। तो इसमें आप क्या करेंगे? मौजूदा जो हुक्मरान जमात है, साहब है, उनकी सोच, उनका विजन, उनकी फिक्र वो तो वाज़ेह है करप्शन के खिलाफ, इसी बुनियाद पर वोट लिए हैं। लेकिन अगर आगे सिस्टम अगर आपको सपोर्ट रहा तो उसमें फिर आपको यहाँ इंतजार करना है, अपनी कोशिश आप करते रहेंगे, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम से मख्फी नहीं है, किसी से भी मख्फी नहीं है हम सब से, कि यहाँ सिस्टम के अंदर किस अंदाज से क्या कुछ होता है। और एक आम छोटा सा बेचारा आदमी जो है वो तो पकड़ा जाता है, बड़ा तो वो तो कई मराहल हैं आपके, और फिर कई सिस्टम में चीजें ऐसी हैं कि उसको सजा दिलवाने के लिए भी पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या बहुत सारे करप्ट लोग जिनका सबको पता है, और जो करप्शन मानते हैं वो भी सजा नहीं, उनको भी नहीं हो पाती। ये जाए कि ताकतवर लोगों को सजा हो। जी फैसल हुसैन साहब। असल में ये जो इमरान खान साहब हैं, इनकी हुकूमत का जो सबसे बड़ा जो नेगेटिव जो साइड है वो ये कि इनके जो चाहने वाले थे, जो इनके सपोर्टर थे, वो इनकी कारकर्दगी से जो है वो सबसे ज़्यादा मायूस हुए, जिन्होंने इस अपने चाहने वालों को जो है जो ख्वाब दिखाए थे और जो उनकी उम्मीदें जगाई थी वो नतीजा जो है नहीं निकला। अच्छा, जरदारी साहब के और नवाज शरीफ के चाहने वालों का जो है मामला कतई तौर पे मुख्तलिफ है। उन्होंने तो जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को जो है उनकी तमाम तर बुराइयों के साथ और उनकी तमाम तर जो मौजूदा जैसी भी उनकी हैसियत है, अच्छी बुरी जैसी भी है, उसके साथ उनको कबूल किया हुआ। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नवाज शरीफ साहब करप्ट हैं या जरदारी साहब करप्ट हैं नहीं है, वो क्या उनके साथ मामला, उनको उनके चाहने वालों को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इमरान खान के चाहने वालों का मामला जो है वो बड़ा मुख्तलिफ है। उन्होंने जो अपने लोगों को ख्वाब दिखाए थे, अपने वोटर्स को जो ख्वाब दिखाए थे, अपने चाहने वालों को जो ख्वाब दिखाए थे, वो नतीजा नहीं निकला। तो अब जो उस पे जो लोगों की मायूसी है, अब वो किसी ट्वीट करने से या सिर्फ बातें करने से जो है वो उसको आप उस मायूसी को आप खत्म नहीं कर सकते। जो लोग मायूस हो चुके हैं, अच्छा लोग इमरान खान से मायूस नहीं हुए, लोगों में जो मायूसी आई है वो रियासत से मायूसी आई है। लोगों का जो के अंदर जो एतमाद खत्म हुआ वो रियासत से हुआ कि रियासत में जो है वो करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का जो है वो दमी नहीं है। और इमरान खान जो है वो एक उनके मुताबिक जो है वो नतीजा नहीं दे सके। उसमें इमरान खान की जो है अपनी पॉलिसी कह लें, उनकी नाहली कह लें, उनकी जहनी सतह कह लें, वो है। अब इमरान खान को भी शायद इस बात का अंदाजा है कि अब ये जो बातें कर रहे हैं इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को जो है रिजल्ट चाहिए। आपने जो लोगों को ख्वाब दिखाए थे, कहा था 2 खानदान ऐसे हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क को तबाह कर दिया, इन 2 खानदानों के खिलाफ कार्रवाई क्या है वो सामने। अगर इनकी लूटी हुई दौलत अगर आप लाते, उसका 10% भी लाते, 20% भी लाते, तो आप कह सकते थे आप कुछ नहीं ला सके। आप अब पीपल्स पार्टी के साथ तो सबको नजर आ रहा है कि आप जो है उसको अभी भी आप जो है वो एक तरीके से एनआरओ ही दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जिस तरह वहां गए उनको आपने मेडिकल एनआरओ दिया, अब ये ट्वीट करके और इस तरह की बातें करके इससे कोई जो है नतीजा नहीं निकलेगा। तो बेहतर यही है कि आप जो है अब इन बातों को फोकस करने के बजाय जो आम आदमी के मसाइल हैं उसको फोकस करें, क्योंकि आपकी हुकूमत की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लोगों का
का लूटा, इस कौम का, इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस ला सके, करप्ट लोगों को जो है उनके अंजाम तक पहुंचा सके, तो मुनासिब यही है कि आप जो है लोगों को जो इस वक्त बहुत परेशान है उनके मसाइल हल करने पे जो है वो फोकस दें। एक जो अशरफी साहब की वैसे थोड़ी सी मैं माजरत के साथ बात करूंगा, अगर इनको 2/3 अक्सरियत सेनेट में भी मिल जाएगी, कौमी असेंबली मिल जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ना। कैपेसिटी नहीं है इनमें इस्तेदाद नहीं है, इनमें सलाहियत नहीं है। ये 2.5 साल हो गए, इस हुकूमत को 100 साल भी आप दे दें, अब इस हुकूमत से कोई रिजल्ट नहीं आना, तो इसलिए अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेनेट में इनको मिल जाएगी 2/3 अक्सरियत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम और आप हैं, ये देख लेंगे अपनी आंखों से। सही, ठीक हो गया जी। अमजद शुएब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, असल मसला ये है कि करप्ट माफिया इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हुई है कि आज वो रियासत से ज्यादा मजबूत है, और यही वो चीज है जिसकी वजह से रियासत बेबस नजर आती है। अदारे बेकार हो चुके हुए हैं, अदारों का इंतखाब पहले शायद करने की जरूरत हो। नैब ने साद रफीक साहब को पकड़ा, क्यों पकड़ा? अगर वो छोड़ना था या अगर उनसे बाद में आपको पता लगा तो जो उसको 2 साल ख्वार किया वो क्यों किया? आहद चीमा को इसी तरह आपने किया, इसी तरह आपने फवाद हसन फवाद को रगड़ा दिया और फिर उसके बाद वो भी छूट गया। क्या या तो ये है कि इन लोगों ने बिल्कुल करप्शन नहीं की, जो कि दुनिया मानती नहीं, वो कहते हैं कि आज 10 साल पहले इनका लिविंग स्टैंडर्ड हमें पता है और अब क्या है। और फिर अगर ये छूटे हैं और आपने इतने नकारे बजाए थे, आपने इतने नारे लगाए कि सबूत आ गए, ये हो गया वो हो गया, तो फिर आपकी क्यों ना गर्दन पकड़ी जाए? पहले मैं तो ये कहूंगा कि पहले एक जीआईटी नैब पे बैठनी चाहिए कि जिन जिन केसेस को उन्होंने छोड़ा है उसकी हकीकत क्या है, क्योंकि अगर बेगुनाह को पकड़ के रगड़ा दिया है तो वो तो इतना बड़ा जुल्म है कि वो फिर इनको सजा होनी चाहिए। लोगों को जेलों में डाल के 2 साल आप अंदर रख के अगर कहें कि जनाब कोई सबूत नहीं, अब इनका केस बंद कर दें, तो फिर जो 2 साल वो जेल में गुजार के गया उसका क्या उसकी कंपनसेशन क्या होगी? तो जो हमें ये कहानी सुनाते हैं ना कि हमने 274 अरब रुपया रिकवर कर दिया, ये बेचारे गरीब गुर्रा मातर था जो इनके पास फंस जाता उससे निकाल लेते हैं। मेगा करप्शन केस जो है, आपको याद होगा कि डॉक्टर आसम का कहा गया कि 462 अरब रुपया उसने किया, और चौधरी निसार ने कहा जी 200 घंटे की ऑडियो वीडियो टेप्स है हमारे पास इसकी कन्फेशन की जी। वो किधर गया? और सारा माशरा इनको सपोर्ट करता है। आप देखिए शर्जील मेमन पे केस था, जब वो मुल्क से बाहर आया, बाहर से अंदर पाकिस्तान वापस आया, उसको सोने का ताज पहना के शहर में फूल फेंके गए उसके ऊपर। इससे ज्यादा घटिया माशरा हो सकता है कोई कि जो करप्ट आदमी जिसको अरबों के ऊपर उसके हो इल्जाम और वो फूलों की पत्तियां फेंके उस पर? तो ये तो हाल है। और आपने देख ही लिया है कोरोना के दिनों में क्या हुआ है, जो सना मक्की बिकी जाके 5-5 हजार रुपए पे। पहले इखलाक इस कौम का भी दुरुस्त होना चाहिए था, लोगों को हमने लगा दिया है। अब आप देखिए जो ब्रॉडशील्ड वाला किस्सा हुआ, जैसे ये इंटरव्यू सामने आया जी, उसमें फोकस जो चीज थी, जो फोकल पॉइंट था, वो था नवाज शरीफ साहब का कि उन्होंने ये किया, उन्होंने फला बंदा भेजा, उसके जरिए उनको ऑफर किए पैसे के हमारा केस बंद कर दो, ना करो। इस पे फोकस नहीं दे रहा आपका मीडिया। वो ये कह रहा है कि जनाब ये इसका किसने एग्रीमेंट किया था, किसने टर्मिनेट किया, ये भी है जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन प्राइमरी केस तो वो था। वो ये कहता कि जनाब मैंने कईयों के आपको दे के दिए थे ये सारे एविडेंसेस वगैरह, तो मीडिया तो उस पर बात ही नहीं कर रहा। मैंने जितने इसके देखे हैं वीडियो क्लिप्स यूट्यूबर्स के या दूसरे, उसमें रोना एक ही रो रहे हैं, मियां साहब की तो बात ही कोई नहीं करता। और फिर ये जो उनका अपना मीडिया सेल है वो झूठ बोल बोल के तो वो और चला रहा है। उन्होंने एक और नया झूठ उसमें खोल दिया कि जनाब इसको ब्रॉडशीट वाले को किसी ने कहा कि तुम्हें पैसे दे देते हैं लेकिन तुम हमें पैसे इसमें से क्या हिस्सा दोगे, ये वर्दी वाले ने कहा। ये पूरे इंटरव्यू में कहीं भी नहीं है। और फिर मैंने टेलीफोन करके इरफान हाशमी से पूछा, उसने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, ये पीएमएलएन के मीडिया सेल की चलाई बात है, हमने तो ये कहीं बात ही नहीं हुई, कहीं नहीं उसने कही। तो ये इतना शर्मनाक माहौल हो चुका हुआ है। यहाँ पे अगर आप ये कहें कि किसी की कोई करप्शन साबित हो जाएगी, लुटे तो हम हैं सारे, जैसे याखान कह रहे थे, लुटे बहुत हैं, बर्बादी फिर गई। अगर आज यहाँ पे कोई करप्शन पकड़ना चाहे तो 2 नंबर इकोनॉमी बंद हो जाए तो मुल्क में रोजगार खत्म हो जाएगा। ये मुल्क चल ही रहा है 2 नंबर इकोनॉमी पे। तो वो तो आप हाथ धो बैठे कि जी आपको किसी से पैसा रिकवर करेंगे, ये फैसल हुसैन भी हाथ चात मलता रह जाएगा कि जी पैसे नहीं आए, ख्वाब दिखाए। भाई ख्वाब देखे, पूरे मुल्क ख्वाब देख के बैठा हुआ है, लेकिन ख्वाब दिखाने वाले और ख्वाबों को बर्बाद करने वाले यही है साथ हमारे। तो ये तवक्को ना रखें कि पैसा रिकवर होगा। ये सब मिले में आपस में हमारे अदारे भी, नैब, अदालतें, वकला, ये एक ही नेक्सस है।
और अगर कोई पैसे यहाँ पे निकाल के दे देगा, ये अल्लाह की तरफ से मौजूदा हो सकता है, इनमें से कोई निकाल के नहीं दे सकता। इनसे तो फिर इनकार ही समझिए। हल तो बताएं, हल क्या है, हल तो बताएं। हल ये है कि इस शख्स की दुआ ये अदारे ठीक करने चाहिए थे। जिन अदारों में पिछले 10 साल वाले वो बंदे अपने को आगे बिठा गए हुए हैं, वो आपके लिए काम करेंगे? बिल्कुल सही बात है। इमरान खान साहब कहते हुए ये थे कि हम सिस्टम को बेहतर करेंगे, इदारों के निजाम को बेहतर बनाएंगे। किए हुए हैं वो वही हैं, वो इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी में खामी छोड़ते हैं, वो लूप होल बताते हैं दूसरी साइड को कि हम रेफरेंस देंगे, ये कमजोरी है, ये तुम इसको एक्सप्लॉइट करना। उसका वकील एक्सप्लॉइट करता है, बात खत्म हो जाती है। ठीक हो गया जी। और करप्ट आदमी को सूट करता है कि वो अदालत के जरिए छूट के जाए, क्योंकि उससे उसकी सियासत भी बचती है और उसके पैसे भी बचते हैं। सही हो गया। दारी साहब का भी केस आपने जिक्र किया था, 1 मिनट मुझे दें। नैब ने चलाया केस, $60 मिलियन सबको आपको पता है कि बाहर पड़ा हुआ था, किधर गया? केस चला, पहले केस में आपने नैब ने फोटो कॉपियां लगा के दी, जज ने कहा कि फोटो कॉपी ने ओरिजिनल किधर है, केस बाहर। महीने बाद दूसरा रेफरेंस फिर फोटो कॉपियां लगा के दी, और वाजिद शमसुल हसन वो सारे कागज चोरी करके बाहर से ले गया हुआ था। तो पैसे आप किससे निकलवाएंगे? ठीक हो गया जी। अल्लाह का नाम ले, दोबारा ले आए। बात क्या बात है? प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं ब्रॉडशीट के पास जाऊं, तो इशू कोई नहीं है, पैसे दें और बात यह है कि वजीर आजम साहब ने एहतसाब के हवाले से बड़े बुलंदो बांग दावे किए और उन्होंने कहा कि वो लूटी हुई दौलत वापस लेकर आएंगे। ये ब्रॉडशीट का इशू जो खड़ा हुआ है, मेरे ख्याल है कि ये जो मुल्की मसाइल हैं उस पे से तवज्जो हटाने के लिए वजीर आजम साहब जो है इसको ज़्यादा लाइमलाइट में ले आए हैं। हालांकि होना ये चाहिए, जो वजीर आजम साहब को मैंडेट मिला है, उन्होंने मुल्क की मईशत ठीक करनी थी, करप्शन का खात्मा करना था, लूटी हुई दौलत वापस लेकर आनी थी, तो उनको किसी ने नहीं रोका। ब्रॉडशीट ने अगर बताया है कि उसमें 200 नाम और भी हैं, सिवाय नवाज शरीफ की फैमिली नहीं है, उसमें और भी सियासतदान हैं जो इस मुल्क में मौजूद हैं। उसमें हुमायूं अख्तर है, हारून अख्तर हैं, उसमें राव सिकंदर मरहूम हो गए, आफ्ताब शेरपाव है, बहुत सारे लोग हैं जिसमें जर्नैल भी हैं, फैसल साले हयात हैं। तो ये बहुत सारे लोग हैं उसमें, सिवाय नवाज शरीफ फैमिली नहीं है। बात यह है कि वजीर आजम साहब सिर्फ नवाज शरीफ फैमिली को टारगेट करके अवाम के जो मसाइल हैं उन पे से तवज्जो हटाना चाहते हैं, मेरा ये ख्याल है। वरना वो मुल्क के वजीर आजम हैं, उन्हें मुकम्मल अख्तियार है, वो जिसको पकड़ें, जिसको चाहें उल्टा लटका दें, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हालात उसके बिल्कुल बरक्स हैं। आपने जो करप्शन का नारा लगाया था, करप्शन के खात्मे का, आप उस पर अमल करें, आप इन्हें पकड़ें, आपके साथ पूरी कौम आपके साथ होगी, आप इनको बिल्कुल उल्टा लटका दें चौकों पर और लूटी हुई दौलत वापस लेकर आए। लेकिन आप मेहरबानी करें, ये जो बयानबाजी है प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट के जरिए, ना तो लूटी हुई दौलत वापस आनी है, ना ही करप्शन का खात्मा हो सकेगा। तो आपको चाहिए या तो आप अपनी डायरेक्शन एक जानिब कर लें कि आप ये बता दें कि जो ये मुल्क का निज़ाम है, इदारे हैं, आप उनको ठीक नहीं कर सकते। आप कहें कि ये मेरे बस का काम नहीं है, यहाँ पे करप्शन का खात्मा नहीं हो सकता, ना ही लूटी हुई दौलत वापस आ सकती है। फिर आपने जो ऐलानात फरमाए थे उन ऐलानात पर अमल करें, इस कौम की हालत पर रहम खाएं। ये 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, ज़रई मुल्क है, ज़रई मुल्क होने के बावजूद यहाँ पर ना गंदम मिल रही है ना चीनी। आपने चीनी के हवाले से ट्वीट किए थे और बड़ी आपने जो है शाबाशें हासिल की थी और बताया था कि चीनी की कीमत आपने कंट्रोल कर ली, कम कर ली है। तो अब ये बताएं कि फिर 100 रुपए पे चली गई है चीनी, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब किसने देना है? अवाम ये चाहती है आप बिल्कुल सबको उल्टा लटका दें, जिन्होंने करप्शन की है, लूटी दौलत वापस लेके आए, अवाम आपके साथ होगी। लेकिन बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आवाम को मसला किस चीज़ से है, आवाम को वो चीज़ें चाहिए सस्ती जो उनकी ज़रूरत की हैं, जो मैंडेट आप लेकर आए थे कि आम आदमी की ज़िंदगी को आप आसान करेंगे। सवाल हमारा ये था कि ब्रॉडशीट की तहकीकात ऑपोजिशन की साख को मुतासिर कर सकते हैं या नहीं। राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल आज हमारा है, डोनाल्ड ट्रंप की अमरीका पर छाप जो बाइडेन इंतजामिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज। राय लेते हैं ब्रेक के बाद।
अमेरिका में सियासी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। 6 जनवरी को वाशिंगटन में हंगामों और कैपिटल हिल पर हमले के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात बढ़ गई हैं और उनकी अपनी पार्टी रिपब्लिकन्स के कुछ अरकान अपने सदर के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कैपिटल हिल पर हमले और हंगामों पर उकसाने पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक मुआखजे की तैयारियां भी जारी हैं। 20 जनवरी को नौमुंतखब सदर जो बाइडन अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अमरीकी एजेंसीज ने यह खदशा जाहिर किया है कि हल्फ बर्दारी की तकरीब के दौरान ट्रंप के हामी अमरीका भर में पुरतशद्दुद और ख़तरनाक मुजाहरे कर सकते हैं और जिसके बाद ये पहली मरतबा हुआ है कि पेंटागन मैदान में आया और वाज़ेह किया है कि मुल्क में अमन अमान ख़राब करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। इसी मुनासबत से ये दूसरा और बड़ा सवाल है। आमिर इलियास राना साहब, अगैन मैं आपसे ही आगाज़ करूंगी। आपके ख्याल में सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका पर छाप जो बाइडन इंतजामिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकती है? देखें, वो मुर्गे बिस्मिल है और फड़फड़ा रहा है, उसके पास अब और कोई काम रह नहीं गया। उसने पहले भी सारी ज़िंदगी फ्रॉड करके मुख्तलिफ दाव पेच लगा के बिज़नेस किया और कुछ नहीं था। ठीक है, अमेरिका में एक रियल जमहूरियत का जो कॉन्सेप्ट है वो मौजूद है कि पार्टियां नीचे से चुनती हैं लोगों को और फिर वो चुन के सामने लेके आती हैं। और एक जिसको हम कहते हैं काला सदर एक आया था वहाँ पे और उन्होंने अपने उन कालों को यकजा करने के लिए अपनी कौमी यकजहती के हवाले से एक ठीक अमेरिका की जमहूरियत ने फैसला किया और वो सदर अपना टाइम पूरा करके चला गया और एक ऐसा शख्स सदर बना उसके बाद जिसने गोरों को अंगेख्त किया, जहाँ से उनकी फौजी ब्रीड आती है कि ये देखो पूरी दुनिया से आके यहाँ पे लोग सेटल हो रहे हैं, कारोबार संभाल, चाइना संभाल रहा है और तुम सारे ओरिजिनल अमरीकी जो हैं वो पीछे रह गए हो। ये उसकी फिलॉसफी थी ना बेसिकली, और उसने उस गोरे को एक्सप्लॉइट किया और एक ऐसा रिजल्ट लिया जो लोग नहीं समझ रहे थे। और फिर सारी एक उसके 4 साल जो हैं वो इसी हंगामा खेदी में रहे और उसने अमेरिका में भी ट्वीट को एक नया रंग दिया और उसी के ऊपर उसने अपनी सदारत गुजारी और उसी ट्वीट ने उसको बंद कर दिया कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपके ट्वीट्स हम चला सकें क्योंकि आपने कौम को तबाह किया, ख़राब किया। और उनके मीडिया ने तो एक लड़ाई लड़ी ही थी उनके साथ। बिल्कुल ठीक बात है कि जब ये कुछ हो रहा है, पेंटागन ने जो बयान दिया है क्योंकि 20 तारीख को जब ये ओथ हो जाएगा वहां पे फिर उनकी जिस पार्टी की वो नुमाइंदगी बतौर सदर कर रहे हैं वो पार्टी उन्हें रिडंडेंट कर देगी। उनके लोग अभी से कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं कि भाई इसके जान छुड़ाओ। मुआवजे की तहरीक एक मिसाल है इखलाकी उसकी कि जी देखें ये गंद डाल रहा है, भंड कर रहा है, मुसलसल हमारा मजाक बना रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। वो लोग एक इखलाकी म्यार पे आ रहे हैं क्योंकि उन्हीं लोगों ने फिर एक नया अपना लीडर चुनना है, तरीका है, प्रोसेस है, एक लंबा चौड़ा पार्टियों के इलेक्शंस का है, फिर वो कैंडिडेट लेके आते हैं एंड में डिबेट करके। मतलब उन्होंने एक गोरों के हिसाब से उसने एक्सप्लॉइट किया जो वो जगलर है, गेम उसने की और यहाँ पे आज अमेरिका को ले आया। देखे ना 4 साल हंसी मजाक ठट्टे की बुनियाद पे उसने हुकूमत चलाई, कोई संजीदा काम, हाँ उसने अपने काम ठीक किए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया। जी अमजद शुएब साहब, देखिए बात यह है कि ये शख्स पूरे टेन्योर के लिए अमेरिकन लोगों ने इसको बर्दाश्त किया। खराबी सारी वहीं पे थी जहां ये पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फसाद फैलाता रहा। इसने इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो हैं वो यकतरफा तौर पे खत्म कर दिए रशिया के साथ, ईरान के साथ, और अब भी जाते जाते एक शाखसाना छोड़ गया कि जनाब अब अल-कायदा जो है वो उसका मरकज ईरान है। ये पॉसिबल हो सकता है कि जो चंद दिन रह गए उसमें फिर ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे, और अगर वो ना करे तो कम से कम पीछे एक ऐसा नैरेटिव छोड़ जाए जिससे कि ईरान के साथ फिर मसला चला रहे। बुनियादी तौर पे उसने इजराइल के मफादात को प्रमोट किया, अरब ममालिक को उसका ताबे किया। वो इतना बड़ा मुसलमान उम्मा का इतना नुकसान कर गया है कि इजराइल के पांव यहां जमा के उसने वो काम कर दिए जो इजराइल अपनी मेहनत से शायद सदियों में ना कर सकता। और उससे आप देखिए कि हमारी अर्ज़ मुक़द्दस वगैरह वहां भी वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सऊदीज जिस दिन उन्होंने उसकी रिकॉग्निशन की तो उसके पांव जम जाएंगे। वो रेलवे लाइन भी यहाँ लाना चाह रहे हैं इजराइल से। सो ये बहुत कुछ है जो कि हमारे लिए भी तकलीफदेह है, लेकिन उनकी कौम ने उसको बर्दाश्त किया और उसका खमियाजा फिर उन्होंने भुगता इस शक्ल में कि आज अमेरिका पे उंगलियां उठ रही हैं सारी दुनिया से। ये तमाशा जो वहां हुआ वो पहले नहीं हुआ था, और ये तमाशा जो अब हुआ है ये खत्म भी नहीं होगा क्योंकि इसके सपोर्टर बेलगाम हुए पड़े हैं। और जो बाइडन हुकूमत में बैठ भी जाएगा तो ये मसाइल जारी रहेंगे, वो एहतजाज और ये किस्सा ये करवाता रहेगा जब तक कि इसको कानूनी तौर पे कहीं रोका नहीं जाता। तो ये मसले अमेरिका के लिए वो छोड़ गया जो बाइडन को भुगताने पड़ेंगे। उसमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी शामिल हैं
और अमेरिका की साख भी है, और ये यहाँ जो आज उसने फसाद खड़ा किया भी है। तो जो बाइडेन के लिए खासे मुश्किल दिन था। अयाज साहब, जो बाइडेन के लिए जिस तरह अमजद शरीफ साहब कह रहे हैं खासे मुश्किल दिन है, इंतजामिया जो बाइडेन इंतजामिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और ख़ासतौर पर ये पाक अमरीका ताल्लुकात को किस नज़र से आप देखते हैं जो बाइडेन की हुकूमत बाकायदा आने के बाद? उस पर तो मैं बाद में बात करूँगा। पहले तो मेरा दोस्त ट्रंप जो है वो आपका दोस्त है? हाँ हाँ, बहुत प्यारा दोस्त है। कायद कहा करते थे मुझे क्यों निकाला, और मेरा दोस्त ट्रंप कहता है मुझे कैसे निकालोगे। वो जो बेसिकली वो जो शिद्दत पसंदों को, और ये जो अमेरिका की तारीख में पहली बार उनकी फ़ौज ने एक मुश्तरका बयान जारी किया कि हम आइन की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं और नहीं करने देंगे अमन व अमान ख़राब। ये हुआ ये था कि वहाँ पुलिस वाले भी शिद्दत पसंदी में इनके साथ थे, पुलिस वालों ने भी अंदर घुस के कुछ लोगों को मारा। यहाँ तक हालात अमेरिका के ख़राब कर दिए हैं ट्रंप ने। जो बाइडन ज़ाहिर है एक डेमोक्रेट्स वैसी जमहूरियतों के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर होते हैं, और जो बाइडन के पाकिस्तान के बेशुमार लीडर्स के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं हमेशा, तो वो तो एक तवक्को है कि वो कुछ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। उस तरह से नहीं होगा जो, क्योंकि ट्रंप के मामला डिफरेंट थे। लेकिन वो मैंने पहले दिन भी आपसे ये कहा था कि जो डिवाइड ट्रंप ने पैदा कर दी है अमरीकी कौम में, उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। जो बाइडन का सबसे बड़ा इम्तहान ही होगा, और सबसे पहले तो ये है कि आप ट्रंप को पहले निकाल बाहर करें, क्योंकि वो जो वो कर रहे हैं मुसल्ला और मुजाहरों की बात हो रही है, उसमें कुछ भी हो सकता है कि वो इसीलिए वो फौज को बयान जारी करना पड़ा जो अनप्रेसिडेंटेड अमेरिका की तारीख में कभी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ ये सवाल भी उठ रहा है कि ये फौज ने सियासी बयान क्यों दिया है। ज़ाहिर है कुछ मुल्कों में ये रिवायत नहीं है, तो जब वहाँ से इस तरह की बात आती है तो सवाल पूछा जाता है कि जी आपको सियासी बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन उनका सबसे सीनियर जनरल और जितने चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं उनके, उस सब ने एक मुश्तरका बयान दिया है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका की हालत इस वक्त क्या है, कितना वल्नरेबल हुआ है अमेरिका, और वो शिद्दत पसंदी पे काबू पाना एक नरेंद्र मोदी ने जो इंडिया के साथ कर दिया है, शायद ट्रंप ने उससे भी बुरा किया अमेरिका के साथ। अब ये महारत देखी जाएगी जब ट्रंप को निकालने के बाद कि जो बाइडन इस पे किस तरह से काबू पाते हैं। जी शकील अंजुम साहब, देखिए दुआ, ट्रंप ने अमेरिका में एक जो बुनियाद रख दी है अपना गोरे और काले के हवाले से तकसीम की, और जो अमेरिकन का ओरिजिनल गोरा है वो ट्रंप के साथ है, और जो उनका पहला इलेक्शन था उन्होंने उसी वोट को हिट किया था और फोकस किया था, जिसके नतीजे में आप देख लें कि तमाम जो तज्जिए थे, तमाम जो अदाद शुमार आ रहे थे उसके मुताबिक हिलरी जीत रही थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वही जो वोट उनके साथ था वो पॉपुलर वोट बना और उन्हें कामयाबी हासिल हुई। इस मरतबा भी उनकी जो कैंपेन थी उनका ज़्यादा फोकस वही वोटर था, और उस वोटर ने उनको मुकम्मल वोट और सपोर्ट किया। अब सवाल ये है कि जो बाइडन हैं वो आएंगे तो जाहिर है उन्हें जो ये तकसीम है इसको ख़त्म करने में टाइम लगेगा, और ओबामा भी उनकी पार्टी से है, वो सियाह फाम सदर रह चुके हैं, और इस हवाले से जो भी मुजाहरे हुए, जो पुलिस ने इससे पहले भी जो वाक़यात हुए अमेरिका में और सियाह फामों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया या पुलिस के हाथों मारे भी गए, तो उस वक़्त भी जो फसादात देखने में आए थे तो उस पर भी ट्रंप का जो बयान था और जो अहकामात थे वो यही थे कि इनके साथ सख्ती से निपटा जाए। और जब कैपिटल हिल पर हमला हुआ जो 200 साल बाद हुआ, इससे पहले आपको जो है पहले जंग अजीम जब हुई थी तो बरतानिया ने आकर इसको जलाया था यहाँ पर, उसके बाद ये जमहूरियत की बड़ी अलामत समझी जाती है अमेरिका में, और उन्होंने इसको बड़ा सीरियस भी लिया वहाँ के जो सियासतदान थे दोनों जमातों के, और ख़ुद जो है ट्रंप की पार्टी के लोग उन्होंने भी इस्तीफे भी दिए, और फिर आप देख लें कि 25वीं तरमीम के तहत उनकी मुआवजे की तैयारी भी की जा रही है, सिर्फ ये बताने के लिए कि जो हमारी जमहूरियत है, इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, और उनकी मजबूती के लिए अगर कोई सदर जो है अपनी मुद्दत पूरी करने जा रहा है, उसके कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने मुल्क के अंदर एक तकसीम, एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश की है, तो उसको इस मुआवजे का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए वहाँ पे इदारे मजबूत हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंतकाल तो मुंतकिल हो जाएगा, लेकिन ये जो तकसीम है
इसके लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसके लिए बाइडन को कुछ मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इम्कान यही है कि वो बेहतर तरीके से जो है मामलात को चलाएंगे, क्योंकि वो एक पुराने सियासतदान हैं और वो समझते हैं कि अमेरिकन कौम को किस तरीके से आगे लेकर जाना है। जी हाफिज तारिक साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि जो कुछ कर दिया है ट्रंप ने अमेरिका के साथ वो माजी में कभी नहीं हुआ, और वो चेहरा अमेरिका का कि जिसके बारे में हमेशा कहा जाता था वहाँ जमहूरियत है, वहाँ बात सुनी जाती है, वहाँ हालात ऐसे हैं, वो भी मेरा ख्याल है ट्रंप ने उसको भी बुरे तरीके से जो है वो मजरूफ किया है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इतना कमजोर मुल्क भी नहीं है कि हम हर वक्त ये डरते रहे कि फलां आएगा तो हमारे साथ क्या होगा, फलां जाएगा तो क्या होगा। पाकिस्तान के अपने जो मामलात हैं अंदरूनी, वो हम अगर दुरुस्त रखें तो बैरूनी तौर पर हमारी अहमियत कभी भी कम नहीं हुई है और ना कम हो सकती है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदरूनी मामलात को जो है वो बेहतर रखें आपस के, और मेरा ख्याल है जो बाइडन जो है, जो उनको अगर थोड़ा बहुत उनकी जो हिस्ट्री है, वो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आते ही लोगों को टकमे मारेगा, या ये आप कह सकते हैं कि वो ट्रंप नहीं है। वो सोच समझ के फैसला करेगा, और पाकिस्तान के हवाले से मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीजें वो माजी की भी जानते हैं, हाल की भी जानते हैं, और जो करप्शन के हवाले से उनका एक नुक्ता नजर है वो भी सामने है। तो इसलिए पाकिस्तान को अपने मामलात अंदरूनी ठीक करने की मेरा ख्याल है ज्यादा जरूरत है। बैरूनी इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो अहमियत है वो दुनिया पर वाज़ेह है और वो उसी तरह बरकरार रहेगी। तुर्की, आज़रबाईजान तीनों मुल्कों के ये वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और इससे पहले हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका पर छाप, जो बाइडन इंतज़ामिया के लिए कितनी बड़ी चैलेंजेस। ज़ाहिर है पाकिस्तान की तो जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या चैलेंजेस होंगे, किन एरियाज़ में ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, इस हवाले से सबकी नज़रें लगी हैं। अफगान अमन अमल, गैर मुल्की अफवाज की वापसी, मशक़ वुस्ता की सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी समेत कई अहम अमूर हैं जो आने वाले दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के सिम का तयन करेंगे। फैसल साहब, सवाल वही कि जो बाइडन इंतजामिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये? अब ये तो जो बाइडन को ही पता होगा इसको कितना बड़ा चैलेंज के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन ये जो कौम अमेरिका के लिए इतनी परेशान हो रही है कि वहाँ पे जो है वो ट्रंप के आने की वजह से अमेरिका को इतना नुकसान हो गया, और अमेरिका का जो है वो चेहरा मस्क हो गया, और अमेरिका की जो हज़ारों साल की जो पॉलिसियाँ थी वो तबाह हो गई, उसकी जमहूरियत को नुकसान पहुँच गया। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इतना परेशान होने की? अगर इसका अशर अगर हम अपने लिए परेशान हो जाएं, अपने मुल्क के हुक्मरानों के लिए परेशान हो जाएं, तो ये असर तो इस कौम का नहीं होता। हमारे पास तो एक ट्रंप जाता है, दूसरा ट्रंप जो है वह जाता है, हमें तो मिलते ही सारे के सारे जो है वो ट्रंप है। और दूसरी बात यह कि हम ट्रंप का एक चेहरा दिखा रहे हैं। ट्रंप ने जिस तरह इलेक्शन जीता है तो वो बस वो जिस तरह इलेक्शन उन्होंने हारा है वो जीतते वो हारे। आज भी वहाँ की अमेरिका के जो कारोबारी लोग हैं वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने जो है वो ट्रंप की जो है वो खुलकर जो है वो उन्होंने जो है वो हिमायत की है। ट्रंप का एक और चेहरा भी आया कि मुकम्मल तौर पर वो अमेरिकन इंतहा पसंद जो है वो अमेरिकन साबित हुआ। उनकी पॉलिसियों से मुसलमानों को क्या नुकसान पहुंचा, इस्लाम को क्या नुकसान पहुंचा, ये एक अमेरिकन का इशू नहीं है, ये तो हमारा आपका पाकिस्तान में बैठ के ये हमारा इशू है कि उसकी पॉलिसियों से जो है कौन कौन से मज़ाहिब को क्या क्या जो है वो नुकसान पहुंचा। जी फैसल साहब, आपको पॉइंट ऑफ मुझे ब्रेक की तरफ एक्चुअली जाना है, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तीसरा सवाल रखिए। नाज़रीन, पीडीएम की गवर्नमेंट मुखालिफ तहरीक का दूसरा मरहला जारी है। आज अपोजिशन इत्तेहाद ने बलूचिस्तान के जिला लोयालाई में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने यह दावा किया कि उन्हें 2 साल तक वजारतों और गवर्नर की पेशकश की गई गवर्नरी की, लेकिन हमारी तहरीक ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि आवाम की बालादस्ती के लिए। इसी मुनासबत से ये सवाल अमजद शुएब साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल यह है, पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का मकसद आपके ख्याल में अवामी मफाद है या ज़ाती मफाद? इसलिए मैं बड़ा वसूख से कह सकता हूं कि जाती मफाद, अवामी मफाद वाली तो बात हमने सुनी कोई नहीं। मौलाना जो बातें कर रहे हैं, मौलाना ने पहले दिन ही कहा था कि जी हलफ मत उठाएं। उस वक्त ना इस हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस सामने थी, ना ही कोई इलेक्शन पे कोई उंगली उठी हुई थी, और मौलाना ने ये कहा कि जनाब हलफ कोई ना जाके ले लेकिन दूसरी पार्टियां जाके ले ली। तो मौलाना तो पहले दिन से ही अपने दुख रो रहे थे कि मैं पार्लियामेंट से बाहर रह गया। चले तो वहां का कहा था कैसा कोई ठीक है अमजद साहब। जी फैसल हुसैन साहब।
सफाकाना हद तक जो है वो ज़ाती मफाद है। इस हद तक ज़ाती मफाद है कि पीडीएम में शामिल जमातें जो हैं वो एक दूसरे से भी मुखलिस नहीं है। वक्त आने पे सब चीज़ें जो है वो साबित हो जाएंगी। शकील अंजुम साहब, देखिए दुआ, जो भी जमात अपोजिशन में होती है तो उसको अवाम का दर्द सताने लगता है, जो ही इक़्तिदार में आती है तो वो दर्द जो है वो हवा में गुम हो जाता है। आप देख लें कि खान साहब भी इसी किस्म की बातें करते थे अवाम के दुख और दर्द की। इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने अपना घर तो रेगुलर करा लिया और लोगों के कच्चे घर गिरा दिए। आप इसी से अंदाजा लगा लें। जी आमिर साहब। दुख दर्द हर सियासी जमात का एक जैसा होता है। दुख दर्द मैंने कहा हर सियासी जमात का एक जैसा होता है, और दावा कोई कितना भी कर ले, क्योंकि दावों की बात तो सबके सामने है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात कही है उनको नाम बताना चाहिए, जगह बतानी चाहिए कि किसने ऑफ़र की, और दूसरी तरफ को तैयारी कर लेनी चाहिए जिन्होंने ऑफ़र की थी वो कौन थे। जब एक तरफ वो पाकिस्तान के सबसे करप्ट सियासी लीडर हैं बकौल प्राइम मिनिस्टर के, तो गवर्नरी तो वज़ीर आज़म के दस्तखत के बगैर नहीं दी जा सकती। मान लें कि बलूचिस्तान में सूबाई वजारतें वज़ीर आला बलूचिस्तान दे सकते हैं, तो क्वेश्चन तो उठता है, तो जवाब भी देना पड़ेगा। हाफिज ताहिर साहब, पीडीएम की तहरीक का मकसद आपके ख्याल में अवामी मफाद है या ज़ाती? ये तो सारी कायनात को पता है कि हर एक का अपना ज़ाती मसला है। अवामी मफाद का इससे क्या ताल्लुक है, या अवाम का इससे सूबा सिंध के अंदर कोई जो है वो दूध की नहरें बह रही हैं, वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत मौजूद है, और बाकी जगहों के ऊपर भी इन सब ने हुकूमत की है। वो बात ठीक है, अपने दौर की जो है इनकी ज़ाती मफाद हैं, और दो बड़ी पार्टियों का मसला वो करप्शन का मामला है कि जिसमें पकड़ दकड़ हो रही है, और जिसके अंदर मजीद खतरा है कि अगर केसों के फैसले हो जाते हैं। और हमारे मौलाना साहब क्योंकि इस बार पहली बार बाहर हुए हैं सारी गेम से, पार्लियामेंट से, तो इसलिए वो भी नाराज है। ठीक है जी, आपको पॉइंट आ गया। आया सब वेरी क्विकली, अवामी मफाद या ज़ाती मफाद? तो आप बहुत मासूम है, यहाँ ज़ाती मफाद ही अवामी मफाद होता है। ठीक हो गया, एक्सपर्ट से इतना ही ख्याल रखिए। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।